तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, ट्रॉपिकल कंट्री है भारत। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब सिर्फ होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जो कंट्रीज आ रही हैं। बहुत सारे देश हैं जो पूरी तरह से नहीं आते लेकिन उनका काफी हिस्सा जाता है, जैसे भारत का केस भी वैसा ही है। तो ऐसे देशों को बहुत सौर ऊर्जा मिलती है। अब वो सौर ऊर्जा को ही अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लें तो बिजली की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक फुलफिल की जा सकती है। तो ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासतौर से हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि हम एक तो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, बाहर से आयात करते हैं, हमारे यहाँ सौर ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सौर ऊर्जा में और विंड में, हम तीनों में ही काफी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 7600 किलोमीटर की समुद्र तट है, तो वहां पर हम टाइड से भी काफी कुछ जनरेट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारत लैंड लॉक्ड कंट्री है कि आसपास समुद्र नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे समुद्र से जो जुड़ी हुई रेखा है बहुत ज्यादा है। समुद्र तट जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब समझ लीजिए कि सोलर, विंड और टाइडल तीनों में ही भारत को काफी अच्छा काम कर सकता है। और यहाँ पर हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भी देखते हैं उसको। देखिए, अगर आप ऊर्जा के उपभोग की बात करोगे तो यहां पर ध्यान देना, बहुत सारे लोग आप में से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ऊर्जा के उपभोग की बात करेंगे तो सिर्फ बिजली की बात नहीं होगी। बिजली को छोड़कर के आप भोजन बनाने में, है ना, हम लोगों ने ये सब जो बात की थी, भंडारण में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिना बिजली के भी तो आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, यातायात में, तो उसमें आप डीजल यूज कर रहे हो सीधे सीधे तौर पर, या मिट्टी का तेल से आप कुछ कर रहे हो, सिर्फ बिजली यूज कर रहे हो। बिजली एक हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ बिजली नहीं है। बिजली को छोड़कर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भी ऊर्जा जहां जहां पर यूज की जा रही होती है। तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा उपभोग की पद्धति की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक, दो तरह से हम लोगों ने बांटा हुआ था, ठीक है। अभी तक के गैर परंपरागत को आप ओवरऑल जो हमारी ऊर्जा है उसमें हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा व्यावसायिक है ना, इसमें भी रिन्यूएबल्स को आप यहां पर जोड़ सकते हो। देखो, अगर आप इसको यहां से हटा दोगे तो 74 से जोड़ दोगे, आप यहां पे 7% को अलग से लिख दोगे, ठीक। वैसे आप समझ लो तो व्यावसायिक हम लोग लगभग 74% यूज कर रहे थे और गैर व्यावसायिक 26%। कब? 2018 में। 2018 की बात कर रहा हूं। 2018 में 74% हम लोग व्यावसायिक में इन्होंने रिन्यूएबल को ऐड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अलग लिखा हुआ है गैर परंपरागत को, ठीक है। तो अभी आप इसमें टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि बहुत ज्यादा व्यावसायिक में हो रहा था, जिसमें से भी कोयले का अगर सिर्फ आप व्यावसायिक में देखोगे तो 74% आएगा। ये 74% टोटल का नहीं है। इस 74% को जब 100 मान लेंगे तो उसमें से 74 कोयला है, ऑयल 10% है, प्राकृतिक गैस 9% का है और 7% आपका रिन्यूएबल हुआ करता था 2018 में। और गैर व्यावसायिक को 26%। ये काफी दुख की बात है। क्यों? गैर व्यावसायिक में क्या हो रहा है यार, देखो ना, गैर व्यावसायिक में क्या है, जलाऊ लकड़ी है, कृषि अवशेष, सूखा गोबर है। 26% हाउस होल्ड जो है एनर्जी जो भारत में यूज की जा रही है इस तरह के कामों में, वो 26% इससे कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा, एक तरह से आप बोल सकते हैं, हमारा बैकवर्ड होने का, हमारे देश में बहुत बड़े समाज का बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन, वो हमें चीज दिखा रहा होता है। तो ये थोड़ी सी दुख की बात है। अब आ जाते हैं जो मैंने आपको बोला था कि हमारे देश में हुआ क्या है। देखो, जीडीपी वृद्धि दर से ज्यादा आवश्यक होता है, ज्यादा जितना जीडीपी में ग्रोथ रेट होगी उससे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें किसमें, एनर्जी और खासतौर से बिजली की मांग में जो वृद्धि दर होती है वो ज्यादा देखी गई, हमेशा ऐसा हुआ है। और उसके बहुत सारे कारण है, मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। तो ऐसा एस्टिमेट किया गया कि अगर भारत को 8% से ग्रो करना है तो 12% से भारत में बिजली की उपलब्धता बढ़ाते जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजली की मांग उसी दर से बढ़ रही होती है। और भारत में अच्छी बात यह है कि अब हम एनर्जी में, बिजली के मामले में कम से कम सरप्लस हो चुके हैं। हम बहुत सारे लोगों को बिजली सिर्फ इसलिए दे पाते हैं उनके पास खरीदने के पैसे नहीं है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जिनमें चोरी हो रही होती है, नहीं तो हम 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेपाल है, भूटान है, और नेपाल के साथ तो उतना नहीं है, भूटान और बांग्लादेश के सबको हम एनर्जी, बिजली जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात कर देते हैं। हमारे पास बिजली एक्स्ट्रा है। और बहुत सारे हमारे पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग बिजली के ऊपर। तो बिजली जो है वो पूरी ऊर्जा का एक हिस्सा है, छोटा सा, समझ रहे हैं ना आप। पूरी ऊर्जा में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा है। अब वो छोटा सा नहीं है, काफी सिग्निफिकेंट हिस्सा है। क्यों है सिग्निफिकेंट? जैसे जैसे हम लोग बदलते जा रहे हैं, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस कैमरे पर हो रहा है उसमें बैटरी लगी है, पंखा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, जो मेरे गैजेट्स हैं, लैपटॉप है वो भी बैटरी से चल रहा है, मेरा ये पैड है ये भी बैटरी से चलता है, लाइट्स है वो भी, सॉरी बैटरी बोल रहा हूँ, बिजली से चलता है। सब कुछ जो है वो बिजली से चल रहा है। और अब तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इलॉन मस्क साहब की टेस्ला कंपनी है वो काम कर रही है। हमारे यहाँ पर बजाज ने भी काम करना स्टार्ट किया है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं। तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो रहा है। तो पूरे ऊर्जा कंजम्पशन में बिजली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। तो बिजली बनाना हमारे लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि बिजली तो हम सौर ऊर्जा से भी बना सकते हैं और उसके लिए हमें जो कच्चा तेल खरीदने की जरूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, तो हमारे इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, हमारे देश के लिए और भी अच्छी बात होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बिजली की बात करेंगे तो जून 2019 का डेटा है, विकिपीडिया पर आपको भी डायरेक्टली मिल जाएगा। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एक होता है एक्चुअल कंजम्पशन। दो चीजें समझना। देखो कोई आपने पावर प्लांट बनाया, मान लीजिए वो 1000 मेगावाट एनर्जी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। कितनी कर सकता है? 1000 मेगावाट मान लिया एक पावर प्लांट है, लेकिन वो बना रहा है 600 ही। तो हम बोलेंगे कि ये पावर प्लांट अपनी 60% कैपेसिटी पर काम कर रहा है, या इसने जितना बनाया वो 60% था इसकी क्षमता का। तो हो सकता है कि किसी ने 60% बनाया अपनी क्षमता का, किसी ने अपनी क्षमता का 80% बनाया, किसी ने अपनी क्षमता का 50% ही बनाया, किसी ने अपनी क्षमता का 20% ही बनाया। तो जो बन करके तैयार हुआ है वो अलग चीज है, और एक है कि इंस्टॉल्ड, कौन कितना बना सकता था। तो जो बना सकता था या बना सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कितना इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2019 आते आते, ये 2018 की बात है, 19 आते आते जो हमारी नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी थी ना, किसमें? बिजली के मामले में, वो 23.5% तक हो गई इंस्टॉल कैपेसिटी का। यानी कि भारत में कुल बिजली जितनी बनाई जा सकती है उसमें से 23.5% कहां से बनाई जा सकती थी? रिन्यूएबल से, सौर से, पवन से और ज्वार से, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत तेजी से हम लोग इसमें बढ़े हैं। अभी बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, सोलर, उनको हम पार्क्स भी बोलते हैं, सोलर एनर्जी पार्क्स भी कहते हैं, क्योंकि पार्क जैसा होता है बहुत बड़ा एरिया में बनता है। तो इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े पार्क्स बनकर के आ रहे हैं, किसके? सोलर एनर्जी के लिए। काफी अच्छी बात है। बट अभी भी अगर आप इनमें देखोगे तो इनमें विंड का अभी भी परसेंटेज ज्यादा है, और वो भी अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर गुजरात में आप देखोगे, राजस्थान में अगर आप बॉर्डर पर जाओगे तो बहुत सारी विंड मिल्स आपको मिलेंगी, सदर्न स्टेट्स में भी आपको काफी मिलेंगी, तमिलनाडु में आपको कोस्ट के किनारे किनारे मिल जाएंगे, क्योंकि जहां पर लगातार हवा बहती रहती है वहां पर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये बात समझ में आ गई कि काफी तेजी से हमारे यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसका परसेंटेज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में बढ़ा। और इसी में एक और चीज जो निकल करके आती है, जिसको थोड़ा सा डिबेटेबल है, जिसको लेकर के थोड़ी बहस चलती है, वो आती है न्यूक्लियर एनर्जी की। पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उन वहां पर जितना बिजली उत्पादन हो रहा है ना, उसमें 13%, लगभग 13% जो है वो कहां से बन रहा होता है? न्यूक्लियर से बन रहा होता है। हमारे देश में 2% से भी कम है, 1.8%। हमारी किताब में 2.5% लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी बात समझने की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, इस तरह के नंबर्स, जिनका जो एकदम करेक्ट पूरी तरह से एक्यूरेट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें बन रही होंगी, कम हो रही होंगी, और साथ में जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है वो भी पूरी तरह से सही नहीं होता। लेकिन हमें एक ट्रेंड दिख जाता है, लगभग मोटे मोटे तौर पर ठीक होता है। तो एकदम ऐसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं बहस करने लगते हैं, नहीं 1.8% दिया हुआ है, 2.1% दिया हुआ है, ऊपर अब देख लो 1.8 दिया और कहीं पर 10% लिखा हुआ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन 1.8% और 2.1% में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो हमें समझना क्या चाहिए कि वो ट्रेंड क्या है। अब इसमें जो एक और खुशी की बात आती है, पहले तो इसी को देख लेते हैं। इसमें देखो दिक्कत की बात क्या है कि भारत में इतना कम ये क्यों है। तो भारत एक लोकतंत्र देश है, और हम लोग ने देखा था कि जापान में जब सुनामी आई थी तो वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी से रेडिएशन फैल गया और एक पूरे शहर को बंद करना पड़ा था। इकोनॉमिक लॉस भी काफी ज्यादा हुआ था। उस तरह की दुर्घटना जब होती है तो पूरे देश में तबाही हो जाती है, बहुत बड़े स्तर पर पूरे शहर को बंद करना पड़ता है, जिसका इंपैक्ट पूरे देश पर हो सकता है इकोनॉमिक, और इस वजह से साथ में बहुत सारे लोगों को जानमाल का नुकसान भी होता है। तो इसलिए भारत में अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा होता है ना, तो उसका काफी विरोध करने पर लगते हैं। कल पक्कम में हुआ था, इस तरह की कई चीजें चलती हैं, यहाँ पर लोग विरोध कर रहे होते हैं। तो इस वजह से सामाजिक और राजनीतिक कारणों की वजह से भी हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि नवीनकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, नवीकरणीय जो भी हमारे पास एनर्जी सोर्सेस से बिजली बनाने के, वो 31 मार्च 2020 आते आते बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। 35.86 हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई, और 2020 में जितना टोटल बिजली का उत्पादन किया गया था उसमें 20% से ज्यादा, 21.22% इतनी ज्यादा एनर्जी बनाई गई। किससे? बिजली किससे बनाई गई? रिन्यूएबल सोर्सेज से। रिन्यूएबल में सौर, पवन, ज्वार तीनों ही है, जिसमें सौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे सोलर पार्क्स हैं जो भारत में बहुत तेजी से निकल करके आ रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा एस्पेक्ट है। अब क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में किस किस तरह से चीजें एनर्जी को यूटिलाइज करती आई हैं, कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन से स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो कितनी एनर्जी यूज करनी है, उसकी एक टेबल दे रखी है हमारी किताब में, उसको देख लेते हैं। बाकी ये मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है इन दोनों वीडियोस में। अभी थोड़ा सा पार्ट इसको भी देख लेंगे तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा। और सबसे पहले अभी टेबल देखते हैं, उसके बाद से फिर इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद से अगले वीडियो पर चलेंगे। अब ये एक सारणी दे रखी है हमारी किताब में, जिसमें हमें ट्रेंड बताए जा रहे हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसमें? सेक्टोरल शेयर में। ये इंग्लिश में, सॉरी मैं हिंदी की कोई दिक्कत हुआ है थोड़ी सी, लेकिन आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि सेक्टोरल शेयर में जो कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, कॉमर्शियल समझ रहे हैं, जो व्यावसायिक था,
तो व्यावसायिक ऊर्जा का जो कंज्यूम किया जा रहा था, उपभोग किया जा रहा था, वो किस किस क्षेत्रवार किस किस तरह से किया जा रहा है उसको देखते हैं। तो एक तो हमारा क्षेत्रवार है, हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया, जो घर वगैरह है, ठीक है, घर आदि। दूसरा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तीसरा हो गया आपका इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। चौथा आपका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। और बाकी का जो कुछ भी है उसको हमने कर दिया अन्य, ठीक। तो ये 4 तरह से हमने डिवाइड किया है। अब समझिए सबसे बड़ी चीज क्या आ गई, देखिए ट्रांसपोर्ट 1953-54 के समय पर 44%, यानी कि अगर भारत कुल मिलाकर के 100 ऊर्जा का कंजम्पशन कर रहा था तो 44 अकेले ट्रांसपोर्टेशन ले जा रहा था, परिवहन इतना ज्यादा ले जा रहा था। और 2017-18 आते आते 1% रह गया। जबकि भारत में एनर्जी का कंजम्पशन जो है बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बहुत तेजी से गिरा है। क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बहुत तेजी से गिरा है। और देखिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सब में 100 आएगा। ये क्या है, मतलब ये टोटल है, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम 100 मान लिया, तो 100 में से उस समय पर कितना किस क्षेत्र में खर्च हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, 44 हो रहा था 1953-54 में, और 2017-18 में 1% पर आ गया, ठीक है, 100 में से, इसलिए उसको परसेंट भी बोल सकते हैं। अब ये समझिए लगातार गिरा है, 44 था, 28 हुआ, 22 हुआ, 90-91 तक, फिर 17-18 आते आते 1 हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर काफी तेजी से बढ़ा भी होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, सोचो। एक तो पहले हमारा खेती जो है वो बहुत ही बेसिक मैनुअल लेबरर्स बहुत करते थे, कोई भी हम उसमें जो ऊर्जा उसका बहुत कम उपयोग कर रहे होते, इंसान ही ज्यादा उसमें काम किया करते थे, ठीक। अब क्या हुआ है, बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे उसमें मशीन्स को भी हम यूज करने लगे हैं, तो खेती में बढ़ा होगा। दूसरा सोचिए हाउस होल्ड्स, बहुत सारे एक तो घर बनना स्टार्ट हो गए, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और घरों में जो हम संसाधन यूज करते हैं, जो गैजेट्स यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, फ्रिजेस यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो घरों में भी बढ़ा होगा। तीसरा हमारे में क्या दे रखा है, इंडस्ट्रीज बढ़ा होगा या घटा होगा, सोचिए। ये थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि पहले एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम था, अब तो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन पहले एनर्जी कंजम्पशन कम था तो उसमें कितना परसेंट खर्च करते होंगे, तो पहले भी शायद काफी रहा होगा, आज भी शायद काफी ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमें ये ट्रेंड ही मिल रहा है। देखिए इंडस्ट्रीज में 1953-54 में भी 40% के आसपास यूज कर रहे थे, आज भी लगभग 42% यूज कर रहे हैं, ठीक। तो एनर्जी में जो इंडस्ट्रीज का शेयर है टोटल एनर्जी में वो बहुत ज्यादा नहीं बदला, लेकिन हाउस होल्ड्स का आप देखेंगे 10% से बढ़कर के 24% पर आ गया। और एग्रीकल्चर में तो देखिए 1%, नाम मात्र के बराबर एनर्जी यूज की जाती थी 53-54 में देश की आजादी के थोड़े समय के बाद, वो बढ़कर के 18 हो गई है, 18%। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत तेजी से हम लोग एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी अदर्स जो भी बच रहा है उसमें भी धीरे धीरे लगातार बढ़ा है, 5, 7, 13, 15। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें हमें दिखाई पड़ा वो क्या दिखाई पड़ा है कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ही तेजी से शेयर की गिरावट हुई है, जो ट्रांसपोर्ट का शेयर है वो बहुत तेजी से कम हुआ है। यही चीज हमारी टेबल दूसरी जो हमारी हिंदी किताब थी उसमें भी दे रखी है, अब इनको क्या क्या बोलते हैं मैंने वो भी लिख दिया। और इस प्रकार हम लोग इसी जो ऊर्जा हमारा बाकी है इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। कॉम्प्रिहेंसिवली देखने से क्या होता है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी ठीक बन रही होती है, और कुछ कुछ चीजें जो हमारी किताब में थोड़ा पुरानी दे रखी हैं या उतनी ठीक नहीं दे रखी है उसको मैं बाकी रिसोर्सेज से भी दिले करके आता हूँ, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो। और अगर आप आगे यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी देना चाहते हैं, पीसीएस के लिए करते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए भी इस तरह का डेटा और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग काफी हेल्पफुल होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।